नमस्कार, मनुदेल श्रेया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे शिक्षण की विधियाँ, यानी कि उनकी मैंने लिख रखा है व्यू रचना। शिक्षण की विधियाँ किस प्रकार से बनानी चाहिए, शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, शिक्षण की जो विधियाँ हैं वो हम क्यों पढ़ते हैं, बच्चों को क्यों पढ़ाया जाता है। आप टीचर बन रहे हो, आपको ये शिक्षण विधियाँ आप क्यों पढ़ रहे हो। तो आप जैसे सब्जेक्ट पढ़ाते हो, जैसे आप SST पढ़ाएंगे या फिर साइंस पढ़ाएंगे, विज्ञान पढ़ाएंगे, कोई भी कुछ भी पढ़ाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से आपको ये लेसन है वो किस प्रकार से तैयार करना है कि बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। क्योंकि जो हर कोई शिक्षक नहीं बन सकता है। अगर अच्छा शिक्षक बनना है तो वो जो अध्ययन करवाता है वो सभी बच्चों के क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो तभी तो वो अच्छा शिक्षक बनेगा। अगर 90% आ रहे हैं, आप खुद के जब टीचर बनोगे, किसी के 90% आ रहे हैं लेकिन वो बच्चों को नहीं समझा पा रहा, तो उसका खुद का ज्ञान है वो अगर अच्छी तरह से दे नहीं पा रहा, तो कोई फ़ायदा नहीं है अच्छा शिक्षक बनने का। इसलिए ये शिक्षण विधियाँ वो चली हैं और उनकी जो व्यू रचना है किस प्रकार से की जाती है। बीएड में यही तो सिखाया जाता है कि किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जाता है कि ताकि वो अच्छे से अच्छे आप जो आप ज्ञान देना चाहते हो वो पूर्ण रूप से बच्चे में प्रभावी रहे, बच्चे को समझ में आए, बच्चे को रुचिकर लग सके वो, ताकि उसको ज्ञान आराम से प्रदान हो सके। तो देखते हैं हम शिक्षण की व्यू रचना किस प्रकार से होती है। सबसे पहले एक नाम आता है स्ट्रेसर। स्ट्रेसर को कैसे याद रखेंगे, जब आप कोई भी चीज़ बनाते हैं, जब आप शिक्षण विद्या पाठ खुद पढ़ाते हैं तो कुछ आता है क्या, स्ट्रेस आता है। पढ़ोगे तो स्ट्रेस आता है, तो स्ट्रेस से याद रखना। ऐसे किसी किसी के आता है, ज़्यादातर के नहीं आता, तो आप अन्यथा न लें। क्योंकि स्ट्रेसर आपको याद रखना है। शिक्षण विधियों में क्या सबसे पहले नाम आया स्ट्रेसर का। स्ट्रेसर ने क्या बताया है शिक्षण विधियों के बारे में कि शिक्षण नीतियाँ या विधियाँ हैं वो योजनाएँ होती हैं। क्या होती हैं, योजनाएँ होती हैं जिसमें शिक्षण के उद्देश्यों, विद्यार्थियों के व्यवहार परिवर्तन, पाठ्य वस्तु, अधिगम अनुभव तथा छात्रों की पृष्ठभूमि आदि को विशेष महत्ता दी जाती है। तो आपको ऐसे ही पूछा जाएगा कि स्ट्रेसर के अनुसार शिक्षण विधियाँ हैं, कौन सा है, विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन है या फिर पाठ्य वस्तु है, अधिगम अनुभव है, छात्रों की पृष्ठभूमि है, ये सभी इसके अंतर्गत आती हैं स्ट्रेसर के अनुसार। फिर आता है शिक्षण विधियाँ जब बनाते हैं, जब आप टीचर बनोगे तब आप शिक्षण विधियाँ बनाओगे, आपके पाठ की रचनाएं बनाओगे, तो आपको क्या ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आप जिसके लिए विधियाँ बना रहे हो, यानी शिक्षण के उद्देश्य आपको प्राप्त हो जाए, आप जो समझाना चाहते हो वो बच्चों को समझ में आ जाए, यानी आपका शिक्षण का उद्देश्य है वो प्राप्त होना चाहिए। पहला चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ क्या होती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे बनाना चाहिए आपको। आप कुछ भी अगर बनाते हो, फ्लो चार्ट बनाते हो, तो उसमें वो क्या होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए और वैज्ञानिक विधि में इसका वैज्ञानिक विधि के अनुसार ही इसको बनाया जाना चाहिए। तीसरी बात है आपको ध्यान में रखनी है कि विद्यार्थी की योग्यता और उसका स्तर, रुचि तथा आवश्यकता की पूर्ति करता हो। जैसे कि आप 8th क्लास को पढ़ा रहे हो और बना उसमें 10th क्लास की चीज़ों को आप ज़्यादा समझा रहे हो, तो वो कोई फ़ायदा वाली बात नहीं है। क्योंकि 8th क्लास का बच्चा 7th क्लास की तो समझ सकता है, लेकिन 10th क्लास की कैसे समझेगा। तो विद्यार्थी की योग्यता है, उसका स्तर कैसा है, वो रुचि ले रहा है कि नहीं ले रहा, उसकी आवश्यकता क्या है, वो उन सभी चीज़ों को पूरी करनी चाहिए आपकी शिक्षण विधि जो आपने बनाई है। देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति होनी चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिए, यानी वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करना चाहिए उसमें। तीसरी बात क्या है, विद्यार्थी की योग्यता ध्यान में रखनी है, उसका स्तर ध्यान में रखना है, रुचि तथा आवश्यकता की जो पूर्ति करती हो वैसी आपको शिक्षण विधि तैयार करनी है। बाल केंद्रित होनी चाहिए। पहले क्या था, जब पुराना टाइम था उस टाइम जो बाल केंद्रित न हो कैसी थी शिक्षण पद्धति, शिक्षक केंद्रित थी। लेकिन अब आजकल के टाइम में क्या हो रही है, बाल केंद्रित है, जिसमें प्रजातांत्रिक नियमों पर आधारित होती है। तो ये दोनों नाम आ सकते हैं कि आजकल की जो शिक्षा पद्धति है वो कौन से पे आधारित है, प्रजातांत्रिक नियमों पे आधारित है, यानी बाल केंद्रित है। नेक्स्ट बात आती है कि क्रियाशीलता पर आधारित। क्रियाशीलता पे देखो कैसे आधारित होगी। फोरबेल ने क्या बताया कि करके सीखने का सिद्धांत दिया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि करके सीखना, ये किसने बताया, फोरबेल ने बताया। यानी शिक्षण विधि में क्रियाशीलता पर आधारित हो, जिसमें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके, करके सीखने पे ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए। तो बाल केंद्रित होनी चाहिए, क्रियाशीलता पे आधारित होनी चाहिए। बालक का उसमें क्या होना चाहिए, सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास से हम यहाँ क्या समझते हैं, मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कैसा विकास होना चाहिए, संवेगात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ये तीनों अगर विकास होते हैं बालक के, आपने जो पढ़ाया है, तो वो आपका क्या होगा, सर्वांगीण विकास होगा और शिक्षण क्या होगा, प्रभावी होगा। तो बालक के सर्वांगीण विकास में शामिल होते हैं संवेगात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष।
सहायक सामग्री का उपयोग करना चाहिए जिससे बालक के ज्ञान ज्ञान क्या होता है, स्थायी होता है। जब आप ऑडियो विजुअल जो एड्स होते हैं उनका प्रयोग करते हैं तो बालक अगर देखता है, उनको सुनता है तो वो ज़्यादा समझ में आता है, तो बालक का ज्ञान क्या होता है, इससे स्थायी होता है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि आपको शिक्षण विधि बनाते समय कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले तो आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसको प्राप्त करना आपका मुख्य क्या होता है, लक्ष्य होता है। जैसे आप टीचर बनोगे तो आपको बच्चों को समझाना ज़रूरी होता है, तो वही क्या आपको आपका उद्देश्य है। तो सबसे पहले शिक्षण को उद्देश्य की प्राप्ति होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी विधि होनी चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, विद्यार्थी की योग्यता, उसका स्तर, रुचि तथा आवश्यकता की पूर्ति करना चाहिए, बाल केंद्रित या फिर प्रजातांत्रिक नियमों पर आधारित होना चाहिए, क्रियाशीलता पर आधारित होना चाहिए जिसमें आपको ध्यान में रखना फोरवेल की बात। फोरवेल ने बताया है करके सीखना, बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए और स्थायी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। ये पॉइंट आप एज इट इज़ नोट कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। नेक्स्ट आता है शिक्षण विधियों की प्रकृति। देखो, शिक्षण विधियों की व्यू रचना, आपने किस प्रकार से शिक्षण विधियों की रचना कर ली, अब उसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए। शिक्षण विधियों की प्रकृति शिक्षक के व्यवहार का दर्पण होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट बात है, ये क्या होनी चाहिए, जो शिक्षण विधियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, एक शिक्षक के व्यवहार का दर्पण होती हैं। इनकी पुनरावृत्ति हो सकती है, आपने अगर शिक्षण विधि का प्रयोग किया है तो दोबारा भी आप कर सकते हो, तो शिक्षण विधियों की पुनरावृत्ति हो सकती है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की इसमें पालना की जाती है। एक से अधिक विषय हेतु ये उपयोगी होती है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि, सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि शिक्षक के व्यवहार का दर्पण क्या होती हैं, शिक्षण की विधियाँ। अगर आप का जैसा व्यवहार है आप वैसे ही शिक्षण विधियाँ बनाओगे तो आपके व्यवहार का दर्पण ही क्या है, शिक्षण की विधियाँ हैं। आपने अगर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, एक में आपने शिक्षण विधि काम में ली तो वो आप दूसरे में भी ले सकते हो, तो इसकी क्या हो सकती है, पुनरावृत्ति हो सकती है। और मैंने मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की आप पालना कर सकते हो। इसमें एक से अधिक विषय हेतु ये क्या होती है, उपयोगी होती है। आप इस विषय में मैथ में काम में ले रहे हैं, वो साइंस में काम में ले रहे हैं, SST में काम में ले रहे हैं, यानी कि आप पुनरावृत्ति कर सकते हो। एक से अधिक विषय हेतु ये उपयोगी हो सकती हैं। शिक्षा के दार्शनिक आधारों पर टिकी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, पहला क्वेश्चन तो बनता है शिक्षक के व्यवहार का दर्पण क्या होती है, शिक्षण विधियाँ होती है। दूसरा यहाँ से बनता है शिक्षा के दार्शनिक आधारों पर टिकी होती हैं, कौन टिकी होती है, शिक्षण की विधियाँ। देखो, दार्शनिक आधार किस रूप से, जो दर्शन होता है वो जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करता है, तो शिक्षा और प्लस दर्शन ये क्या करते हैं, लक्ष्य, एक व्यक्ति का कोई भी लक्ष्य है, व्यक्ति को सत्य का ज्ञान प्रदान करती हैं ये आपकी शिक्षण विधियाँ। यानी शिक्षा के दार्शनिक आधारों पर टिकी होती हैं शिक्षण विधियाँ। शिक्षा प्लस दर्शन बन के क्या बनाता है, लक्ष्य बनाता है, और यही क्या करता है, व्यक्ति को सत्य का ज्ञान कराता है। इसमें एक नाम आता है एडम्स। मैंने आपको 3 नाम बताए। सबसे पहले मैंने क्या बताया, स्ट्रेसर ने शिक्षण विधि की बारे में जानकारी दी कि उसमें विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन होता है, शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति होती है, पाठ्य वस्तु, अधिगम अनुभव तथा छात्रों की पृष्ठभूमि की विशेष महत्ता दी जाती है। फिर मैंने आपको बताया फोरवेल, जिसमें क्या करना है, करके सीखना है। फिर मैं अब आपको एक नाम और बता रही हूँ, एडम्स। एडम्स ने क्या बताया कि शिक्षा दर्शन का क्या होता है, गत्यात्मक साधन है। ये किसने बात कही कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक साधन है, एडम्स ने कहा। एडी से आप चलते हो, क्या करते हो, गमन करते हो, तो गत्यात्मक साधन है। शिक्षा दर्शन का क्या है, गत्यात्मक साधन है। ये किसने कहा, एडम्स ने कहा। समझ में आ गया आपको। शिक्षण विधियों की प्रकृति कैसी होती है, शिक्षक के व्यवहार का दर्पण होती हैं, इनकी पुनरावृत्ति हो सकती है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की पालना की जाती है, एक से अधिक विषयों के हेतु उपयोगी होती है, शिक्षा के दार्शनिक आधारों पर ये टिकी होती है। एडम्स के अनुसार शिक्षा दर्शन का क्या होता है, गत्यात्मक साधन होता है। नेक्स्ट इसकी प्रकृति होती है कि विषय वस्तु के व्यवहारिक संप्रेषण में सहायक होती है। जो विषय वस्तु है उसके व्यवहारिक संप्रेषण में ये सहायक होती है। छात्रों में अधिगम सह स्थितियों को विकसित करती है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है कि छात्रों में अधिगम की सह स्थितियाँ विकसित कौन करती हैं, तो शिक्षण विधियाँ करती हैं। शिक्षक तथा विद्यार्थियों में अंतःक्रिया उत्पन्न करती हैं शिक्षण विधियाँ। ये 8 पॉइंट है, एज इट इज़ आपको याद रखने हैं। अब देखो, शिक्षण की जो पहले जो प्रयोग में साधन जो हम शिक्षण विधियाँ हैं वो प्रयोग में लेते हैं, तो पहले परंपरागत विधि आती है, फिर आती है शिक्षक केंद्रित, और अब जो चल रही है आधुनिक विधि भी कह सकते हैं, बालक केंद्रित। अब परंपरागत में कौन सी आती है, पाठ्य पुस्तक पद्धति। आप परंपरागत में पाठ्य पुस्तक ली, उससे आपने बच्चों को पढ़ाया, ये क्या होती है, परंपरागत विधि। परंपरागत विधि में अगर आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी परंपरागत विधि है, तो पाठ्य पुस्तक पद्धति ये कौन सी है, परंपरागत विधि है। शिक्षक केंद्रित में क्या आएगा, जिसमें शिक्षक क्या रहेगा,
शिक्षक ही बोलता रहेगा, बालक की वो उसमें सुनने के रूप में बालक इसमें रहेगा। पूरा का पूरा काम का किसका रहेगा? शिक्षक का रहेगा। तो वो क्या होगी? शिक्षक केंद्रित होगी। इसमें आती है व्याख्यान कहानी पद्धति। व्याख्यान पद्धति और कहानी पद्धति किस में है कि आप कुछ व्याख्या कर रहे हो, जैसे कि आप निबंध बता रहे हो तो आप बताते जा रहे हो, बताते जा रहे हो, बताते जा रहे हो, बच्चों की तो आप सुन ही नहीं रहे, तो ये किसके अंतर्गत आती हैं? शिक्षक केंद्रित आती हैं। कहानी सुना रहे हो तो कहानी आप अकेले सुनाओगे तो वो क्या हो गई? शिक्षक केंद्रित हो गई। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि व्याख्यान पद्धति किसके अंतर्गत आती है? तो शिक्षक केंद्रित है। कहानी पद्धति भी किसके अंतर्गत आती है? शिक्षक केंद्रित के अंतर्गत आती है। ओके, नेक्स्ट आते हैं बालक केंद्रित। बालक केंद्रित में देखो क्या होता है, बालक केंद्रित की जगह आपको आप मिल सकता है आधुनिक, ठीक है, इसका क्या नाम मिलता है आपको? आधुनिक विधि, जिसमें क्या रहता है? बालक की के ऊपर ही पूरा फोकस किया जाता है, शिक्षक इसमें सहायक मात्र होता है। इसमें आपको याद रखनी है योजना विधि, समस्या समाधान विधि, प्रयोगशाला विधि, विचार विमर्श विधि, विरक्षित या पर्यवेक्षित विधि या पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, ये सारी याद रखनी है। योजना विधि, समस्या समाधान विधि, प्रयोगशाला विधि, विचार विमर्श विधि, विरक्षित या पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, ये सारी विधियां आपको ध्यान में रखनी है। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सामाजिक अध्ययन की अपनी शिक्षण व्यू रचनाएं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।